हेलो, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और इसमें मैं जीओसी पढ़ाऊँगा। और जीओसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है कार्बोकेटाइन, वो मैं पढ़ाऊँगा। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या टॉपिक आता है इसमें। तो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली सबसे इनिशियली, क्योंकि इसी से तुम्हारा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो रिलेट हो पाएगा, तुम्हारा कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। तो कार्बोकेटायन होता है, कार्बन आयन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल है, कार्बीन, नाइट्रोजन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, पाई कॉम्प्लेक्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बोकेटायन। तो आगे बढ़ते हैं। कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन को हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक। और कार्बोकेटायन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक तुम्हारा ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तुम्हारा sp2, और एक ये वाला, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक। और ये वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये वाला कभी बनता नहीं है, याद रखने वाली बात है, ये वाला कभी बनता नहीं है, ठीक। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये ट्राईवैलेंट होता है नेचर में, देखने से समझ में आ रहा होगा, 3 बॉन्ड बनाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। फिर बात आता है ये कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। बेसिकली इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब एफिशिएंसी, व्हाट यू कैन से, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। और ये हाईली अनस्टेबल भी होता है, ठीक ना। अगर जैसे कि कोई रिएक्शन में ये बन रहा होगा तो ये बन के टिका नहीं रहेगा, ये तुरंत आगे रिएक्शन को प्रोसीड हो जाएगा, तो हाईली रिएक्टिव। आगे बढ़ते हैं। फिर हाईली अनस्टेबल भी होता है, हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसके पास एक वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल होता है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, दिखाता हूँ इसका, हैविंग वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है और ये वाला आपका प्योर पी, और इसी से इलेक्ट्रॉन गया रहता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आगे और भी चीज़ बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि ये लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, वही बात है कि इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। फिर इसमें कितना बॉन्ड पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड। फिर और बात करते हैं, इसमें लोन पेयर कितना होता है, लोन पेयर भी 0 होता है। फिर एक चीज़ होता है मैग्नेटिक मोमेंट, आपने पढ़ा होगा म्यू, ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n टाइम्स n+2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक खाली ऑर्बिटल है और 3 बॉन्ड बना हुआ, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो इसका म्यू 0 हो जाएगा। फिर और बात करते हैं, तो एक चीज़ होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ s+1, मॉड ऑफ s 2 टाइम्स मॉड ऑफ s+1। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 1 s बेसिकली क्या होता है, 1/2 और -1/2। तो s ऐसे होता है, ये तुम्हारा प्योर पी रहता है, ये ऑर्बिटल में नहीं जाता है, और ये रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐड करेंगे, तो अगर इसका मान लो -1/2 है, तो ये +1/2 हो जाएगा, और ये -1/2 हो जाएगा।
तो ऐड कर देंगे अगर, एक सेकेंड था 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन अगर साथ में रहते हैं तब 1-1/2 1+1/2 होता है ना। बेसिकली यहाँ पे 1/2 है। हाँ, ये इसको ऐड कर लीजिएगा आप, तो यहाँ पे आपका 1/2 दे देगा, जो कि फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 दे देगा। ये चीज़ हो गया। फिर अगला चीज़ है कि ये रिएक्ट करता है क्या से, न्यूक्लियोफाइल से। थर्ड पॉइंट 11.1 तो रिएक्ट्स विथ इलेक्ट्रोफाइल, देखेंगे कैसे रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन कैसे होता है कि मान लो ये CH3 यहाँ C, ये CH3 ये CH3 और यहाँ वैकेंट और वाइटल है, यहाँ प्लस है, मतलब वैकेंट मतलब प्लस चीज़ है। और ये चीज़ आप लोगों को पता होगा, ये होता है आपका डैश, ये चीज़ होता है आपका वेज, ये बाहर निकला हुआ है वो अंदर चला हुआ है, इसी प्लेन में है। अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक लोन पेयर है, अब ये क्या कर सकता है, या तो ये ऐसे आ सकता है, और एक और क्या चीज़ कर सकता है, ये नीचे से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। अगर ये ऊपर से आया तो ऐसा समझिए कि ये ऊपर से आएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर रिपल्शन के कारण नीचे चला जाएगा, ये और ये रिपल्शन के कारण नीचे जाएगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इधर आके I लग जाएगा, इधर आके CH3 उसी प्लेन में रहेगा, और ये फिर से बाहर रहेगा, और ये फिर से अंदर रहेगा। सिमिलरली अगर नीचे से आके अटैक करता है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, और ये वाला बाहर ही रहेगा, ये वाला अंदर ही रहेगा, और ये इसी प्लेन में आ जाएगा। तो ऐसे I, ये CH3, ये ऐसा और ये ऐसा। और अगर आपने पढ़ा होगा ना ये आइसोमेरिज्म ये सब, तो आपको पता चलेगा कि ये इसका जस्ट मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग एनांशियोमर, एनांशियोमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आपको डिफरेंट कार्बोकेटाइन दे दिया जाएगा और उसका स्टेबिलिटी निकालना है। तो बात करते हैं क्या क्या होता है। एक ये आपने स्ट्रक्चर कहीं देखा होगा, ये, ठीक। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो रहा है आपका सिग्मा रेजोनेंस, या फिर इसको हम लोग डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये हाईली स्टेबल होता है, और फिर इसके बाद जो स्टेबल होता है वो होता है ट्रोपिलियम आयन। 7 मेंबर्ड रिंग होता है, और ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक आपको पता होगा 4n+2 हक्कल रूल। तो ये होता है ट्रोपिलियम आयन, ट्रोपिलियम आयन, और ये आपका एरोमेटिक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका ऑक्टेट कंप्लीशन। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि अगर जैसे ये कंपाउंड है CH2+ और OH, तो यहाँ पे जो O के पास लोन पेयर है ये इसको दे सकता है, और यहाँ पे ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट करा सकता है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा,
ऐसे CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस। अब देख सकते हैं आपका इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये जो होता है इसके कारण ऑक्टेट कंप्लीशन होता है, और ये भी बहुत स्टेबल होता है, ये सबसे कम बट स्टेबल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या आता है आपका PH3C प्लस, मतलब बेंजीन है बेसिकली फेनाइल, ऐसा 3 कार्बन इस पे प्लस। ये गलत स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। अब समझ गए होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो मतलब का स्पेस खाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक कम हो गया अगर फिनाइल, तो उस इससे कम होगा स्टेबिलिटी, क्योंकि फिनाइल रिंग में जो हाइपर रेजोनेंस हो रहा था वो नहीं होगा। फिर इससे कम होगा आपका ये। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों आ गया, यहाँ पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। बट ये ज़्यादा स्टेबल होता है इससे, अगर एक pH है उससे तो। ठीक, ये दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, याद रखिएगा, ये भी आगे इम्पॉर्टेंट बात है। ये जो पोजीशन है इसे कहते हैं हम बेंजाइलिक। ठीक, इसके बाद आता है आपका एलाइलिक। ये जो पोजीशन है ये है एलाइलिक। ठीक, उसके बाद आता है, इधर ऐसे जाएगा, उसके बाद आता है ऐसा CCH3CH3H, ये प्लस यहाँ पे, इसमें हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर एक कम हो जाएगा अल्फ़ा, मतलब एक कार्बन कम हो जाएगा, 3 अल्फ़ा H कम हो जाएगा, तो CH3 है, फिर H है, फिर ये H है। ये सब क्या होता है, ये सब होता है आपका एल्काइलिक। फिर आगे आ जाता है इसके बाद ये, अगर सीधे जो sp2 है उसी पे जो प्लस आ जाता है इसको बोलते हैं आपका विनाइलिक। ये इम्पोर्टेंट है, विनाइलिक। ठीक, इसके बाद आता है और आखिरी हेराइलिक। ऐसे 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 यहाँ पे प्लस। ये हाईली अनस्टेबल होता है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और ये होना चाहिए था इनिशियली 180 डिग्री पे। ठीक है, बट ये होता कितना पे है, 120 पे शायद। 1 2 3 4 5 6 6 -2 4 टाइम्स 180, और 1 2 3 4 5 6 बाई 6 कितना हो जाएगा, 2 3 3 6, हाँ सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, 120 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगल का डिफरेंस आ रहा है, तो हाईली अनस्टेबल होता है, और इसका नाम है एराइलिक। ये भी आप पढ़िएगा आगे, जहाँ पे आप ये फ्रिडल क्राफ्ट पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि फ्रिडल क्राफ्ट ये सब नहीं देता है। इसका नाम है एराइलिक, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन में। अगर एक कार्बोकैटायन है तो उसका रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा, देखते हैं क्या होता है। अगर रिएक्टेंट है एक, ठीक, रिएक्टेंट है, इसका कुछ रिएजेंट से कराए रिएक्शन, अब बना आपका कार्बोकैटायन, और ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट। ये है आपका इंटरमीडिएट, और ये क्या हुआ आपका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब क्या होगा, कार्बोकैटायन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो है रीअरेंजमेंट।
कार्बोकेटायन जो आपका है वो रीअरेंज कर जाता है हाई स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी अपना बढ़ाने के लिए। तो इसके बाद कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक। और उसके बाद एंड में जाके आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ भी कार्बोकेटायन आएगा, फिर अब बनेगा प्रोडक्ट, ठीक। ये समझ गए। और ये क्या हुआ आपका यहाँ से यहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो रिएक्टेंट लिए कुछ रिएजेंट्स रिएक्शन कराएंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट होगा अगर पॉसिबल है तो, फिर उसमें प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि कार्बोकेटायन फॉर्म कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीका है कार्बोकेटायन फॉर्म करने का। तो जो पहला तरीका है वो है कि हेट्रोलिसिस, बाय हेट्रोलिसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जो कि कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में होगा। जैसे कि कार्बन है और लिविंग ग्रुप है, ठीक। तो ये इधर चल जाएगा और आपका बन जाएगा कार्बोकेटायन प्लस लिविंग ग्रुप, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोलिसिस, देता हूँ मैं। बाई हेट्रोलिसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, किसके किसके बीच में, बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप के बीच में। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट। आप आगे जाके पढ़िएगा कि पोलर सॉल्वेंट में क्यों होता है, SN1 SN2 में वो हाइड्रोलिसिस क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन ये सब होता है, बट यहाँ पे ठीक है ये सब इतना, ठीक। अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होता है, तो जो आपका बेस हो अगर वो वीक हो तो वो आपका एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। तो अगर एक वीक बेस है तो वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसा क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चंस अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिविंग ग्रुप को, ठीक। पहला क्वेश्चन जैसे कि ये आप रट भी सकते हैं क्योंकि यही आपका ऑर्डर होता है। जैसे कि F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। तो इसमें से सबसे बेकार बेस क्या होगा, I माइनस होगा। आप ऐसा देख सकते हैं कि आप डाउन द ग्रुप जाइएगा तो आप साइज़ मैटर करता है, और अलोंग द पीरियड जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डाउन द ग्रुप में साइज़ आपका बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो पूरा जो आयोडीन का एटम है उसके ऊपर पूरा छाया हुआ है, मतलब एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, तो देने के लिए उसके पास नहीं है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आ जाएगा Br माइनस, इसके बाद आ जाएगा Cl माइनस, इसके बाद आ जाएगा F माइनस, ठीक। और इसके बाद देखिए एक और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये आप रट सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ देता है, आप याद रखिएगा। O माइनस CH3, इसका नाम है मिथॉक्सी, ठीक। और इसके बाद आता है OCCH3 डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक। फिर इसके बाद आता है O माइनस S डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। और फिर इसके बाद आता है O माइनस S डबल बॉन्ड O और CF3। सबका नाम बता दे रहा हूँ मैं, इसका नाम मिथॉक्सी, इसका नाम एसिटाइल है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में AC लिखते हैं,
ठीक। इसका नाम एसिटाइल है, इसका नाम मेसिटाइल है, मेसिटाइल। इसको MS से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ये वाला पोर्शन को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये इसका नाम ट्रिफ्टाइल है, ट्रिफ्टाइल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं TF से, ये वाला पोर्शन को। ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसमें। अब इसमें क्या होगा आप खुद सोचिए, कौन सा कहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डिलोकलाइज्ड रहेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला केस में यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, और यहाँ पे F का आपका -I भी लग रहा होगा, फिर ये वाला आ जाता है, फिर ये वाला आ जाता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक और अच्छा एग्जांपल होता है, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है ये वाला ग्रुप O-S डबल बॉन्ड O, ये, और यहाँ पे आपका CH3, इसका नाम है टोसाइल। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम लोग O-TS, या फिर टोसाइलेट आयन से। ठीक, और ये वाला पोर्शन को कहते हैं। इसके बाद आता है O-S डबल बॉन्ड O, सिंपल ऐसा रहे, सिंपल रहे, अगर CH3 एंड में नहीं लगा रहे। ठीक, तो इसके बाद आ जाता है, इसमें लिख देता हूँ ऑर्डर, O-S डबल बॉन्ड O, ऐसा, और यहाँ पे आपका Br लगा रहे, तो इसको बोलेंगे ब्रोसाइल। टोसाइल टोलिन से आप दिमाग में रख सकते हैं, टोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो इसी में आगे अगर ये वाला ग्रुप लग गया तो टोसाइलेट आयन बोलेंगे, या फिर टोसाइल ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, और फिर इसको क्या बोलेंगे, ब्रोसाइल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O-BS, या फिर इसको ब्रोसाइलेट आयन भी बोलेंगे अगर चाहें तो, ब्रोसाइलेट आयन। और एक और होता है O-S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऐसे। ठीक, और यहाँ पे आपका लग रहेगा NO2 नाइट्रो ग्रुप, तो इसको बोलेंगे नोसाइल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, O-NS, और इसको बोलेंगे नोसाइलेट आयन, ऑर्डर समझिए होंगे, ये हो जाएगा। आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि NO2 आपका विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो माइनस यहाँ पे जो है इसको खींचेगा अपने पास। Br भी होता है, बट यहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं होता, -I के कारण होता है, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, और यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन से आगे पहुँचा ही देगा। तो ठीक है, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे होता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ अब देखिएगा, फॉर्म कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज़, जो N2 होता है, ये नोट वाली बात हो गई, जो N2 होता है, और जो ट्रिफ्टाइल नहीं, क्या नाम था, हाँ ट्रिफ्टाइल ही, N2 और जो ट्रिफ्टाइल ग्रुप होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, आर कंसिडर्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक, स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, मान लीजिए C से कनेक्टेड है तो N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अभी बनाया था SC डबल बॉन्ड S था, डबल बॉन्ड O और CF3, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो इतना हो गया। हम लोग बात करते हैं बनता कैसे है। मान लो पहला लेके चल रहे हैं, अगर अल्कोहल से बनाना है तुमको कार्बोकेटाइन, तो ये डायरेक्टली नहीं बनेगा। जैसे हमने सोचा R+ और OH- हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जाता है, वही केस यहाँ पे लगता है।
तो उतना समझने वाली बात नहीं कि अगर ऐसा रहे और कुछ रिएजेंट नहीं रहे तो आपका डायरेक्टली फॉर्म नहीं होगा। बट अगर जैसे आर ये चीज़ नहीं होगा, दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये चीज़ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगा, ठीक। अगर बट आर ओ एच रहे और यहाँ पे H प्लस रहे, मतलब एसिडिक मीडियम रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा। कैसे होगा कि इसके पास जो लोन पेयर है ये एज इलेक्ट्रोफाइल, ये डोनर की तरह काम करेगा और ये इसको दे देगा अपना लोन पेयर, और यहाँ बन जाएगा ROH2 प्लस। अब ये अपने तरफ खींच लेगा बॉन्ड को और इधर बन जाएगा R प्लस और प्लस H2O, ठीक। तो ये क्या हो गया, अल्कोहल से प्रिपरेशन। और ये बहुत जगह आप मिलेगा, रिएक्शन सब में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। एक और चीज़, ये वाला जो स्टेप होता है ये आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक। अब दूसरा तरीका, है, दूसरा क्या मेथड है, ROR रहे, ठीक। अगर इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं सिंपली तो R प्लस प्लस RO माइनस, ये चीज़ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक। बट वही अगर हम लोग यहाँ पे OH ले लें, सॉरी H प्लस ले लें, ROR है अलोन पेयर, अगर यहाँ पे हम लोग H प्लस ले लें तो हो जाएगा, ये इसको दे देगा, ठीक ना, ये हो जाएगा H प्लस है ये। कैसे होगा आप समझ ही रहे हैं, ROR रहेगा, यहाँ H आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, किसी एक तरह से टूट जाएगा, वो बाद में पता चलेगा, मतलब आप समझिएगा कि कैसे कार्बोकेटायन कॉन्स्टेबल होता है। तो और R प्लस और प्लस अल्कोहल, तो ये कहाँ से बना, बना आपका ईथर से, ठीक है। और एक और चीज़ होता है कि आप नया, मतलब आप नया ग्रुप लगा के आप उसको लीव करवा सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि ये है ROH और इसका रिएक्शन आप करा दे रहे हैं Cl C डबल बॉन्ड O और CH3 से। तो अब क्या होगा, ये जो H है ना, ये Cl है, ये निकल जाएगा, ये रिएक्शन आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कैसे निकलता है। और यहाँ पे लग जाएगा आपका ROC डबल बॉन्ड O CH3। तो आपको ये दिख रहा है, ये एसिटाइल ग्रुप, आपको ये एसिटाइल ग्रुप, ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और ये भी आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका R प्लस प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, O माइनस AC, ठीक। या फिर आप एसिटाइल ग्रुप की जगह कुछ और भी ले सकते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़, इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड, ठीक। अगर ये रहे और ये इससे रिएक्शन करा रहे हैं, क्या था, CF3 था, तो ट्रिफ्टाइल क्लोराइड बोलेंगे, ट्रिफ्टाइल क्लोराइड, मतलब एसिड हैलाइड की जगह मतलब एसिड क्लोराइड, तो ट्रिफ्टाइल क्लोराइड। तो फिर इसमें भी क्या होगा कि ये जो H है और ये Cl है, ये निकल जाएगा, बन जाए आपका RO, बन जाएगा आपका ROS डबल बॉन्ड O और CF3। ये भी फिर अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा होता है, ट्रिफ्टाइल बताया ही था, N2 और ट्रिफ्टाइल, फिर ये भी निकल जाएगा, ऐसे बन जाएगा R प्लस प्लस O माइनस H डबल बॉन्ड O CF3, ठीक है। ये तो अल्कोहल से हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अल्कोहल में एक और, मतलब इसी तरह आप देख सकते हैं कि आगे और कुछ रहे, जैसे कि ब्रोसाइल और टोसाइल रहे, तो आपका कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, मैं लिख देता हूँ। अगर ClS डबल बॉन्ड O प्रोसाइलेट बन के, यहाँ BRO, फिर ROH, ऐसे यहाँ पे अगर ClOS डबल बॉन्ड O और टोसाइल हो जाए अगर यहाँ पे CH3, तो सब में सेम चीज़ बनेगा। और जो भी है यहाँ पे, जैसे ब्रोसाइलेट O माइनस BS, फिर यहाँ पे O माइनस TS,
क्या था यहाँ पे, ऑटोसाइलेट, हाँ ठीक है। तो ये बन जाएगा। तो कैसे प्रोसीड होता है वो पढ़ लिए। अब तो अल्कोहल से देखिए। अब एक चीज़ होता है एनेलीन से। एनेलीन तो मैं गलत बोल दिया, मतलब एमाइन से, जैसे RNH2 है। अगर इसका रिएक्शन हम लोग नॉर्मली सोचें कि अगर ऐसा हो जाए R प्लस प्लस NH2 माइनस, कितना हो जाएगा, दो लोन पेयर, तो ये नहीं होता है, ये चीज़ नहीं होता है। फिर आप सोचेंगे कि जैसे अल्कोहल में किए थे कि RNH2 था, इसमें हम लोग H प्लस डाल दिए थे, तो हम लोग का RNH3 बन गया था, यहाँ पे प्लस आ गया था। अब ये इधर टूट जाएगा और ऐसा बन जाएगा R प्लस प्लस NH3। तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे ना, तो अगर ये है तो ये भी फिर स्ट्रॉन्ग ही बेस है आपका, मतलब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जा रहा है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है। तो ये भी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग बेस बोलिए या फिर पुअर लिविंग ग्रुप बोलिए। तो अब कैसे बनाएं एमाइन से, तो इसका बहुत नीट एग्जांपल है आपका NH2 में। अगर आप रिएजेंट लें, ऐसे क्या पहला स्टार्ट हो गया यहीं से कि आपका क्या क्या रिएजेंट होता है। HNO2 लीजिए या फिर NaNO2 और प्लस HCl लीजिए। और इसका एक और चीज़ बोलते हैं NOCl। आपने ये कहीं देखा होगा NOCl, ठीक। और इसका नाम होता है टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन रिएजेंट, ठीक। अब देखिए होता क्या है इससे, होता ये है कि ये जनरेट करता है NO+। अब NO+ क्या करता है, जैसे कि अमाइन है RNH2। अब यहाँ पे जो NO+ है ये क्या करेगा, जो H2 है इसको ले लेगा, ठीक ना, और आपका बना लेगा यहाँ पे RN ट्रिपल बॉन्ड N+ और प्लस H2 जो निकल जाएगा। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ अच्छा, ये अभी मैं बता रहा था ये इसके बारे में कि सुपर लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है N2, ठीक ना। तो इसका एक अच्छा नाम है डाइजोनियम, आप पढ़िएगा, ये सब में है, सैंड में रिएक्शन में डाइजोनियम आयन। और ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत टूट जाएगा, ये इधर चल जाएगा, यहाँ से बन जाएगा R प्लस प्लस N2, ठीक। तो सिंपल RNH2 रहेगा। अगर आपका रिएक्शन HNO2 या फिर NOCl या फिर NaNO2 प्लस HCl के साथ करिएगा तो R प्लस प्लस N2 बन जाएगा, ठीक। और भी तरीका होता है एनिलीन से बनाने का, जैसे कि अगर RNH2 जैसे हम लोग अल्कोहल से बना रहे थे, अगर टोसाइल से रिएक्ट करा देते हैं, टोसाइल क्लोराइड, तो क्या होगा कि जो H है वो Cl ले लेगा और निकल जाएगा, और आपका फिर से ये लग जाएगा Cl, जो यहाँ पे H था और यहाँ का जो ClTs है और जो HClTs है ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ऐसे क्या बन जाएगा RN, यहाँ पे TS, यहाँ पे TS। जैसे वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ था यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ है, फिर ये भी निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका R प्लस प्लस NTS, ठीक है। क्या आ जाएगा NTS माइनस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक और चीज़ इसमें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है ओलिफिनिक बॉन्ड। आप एक और तरीका से बना सकते हैं कार्बोकेटायन, ये मैंने यहाँ पेज में लिख देता हूँ। ये क्या मेथड हुआ, बाय रिएक्शन विथ ओलिफिनिक बॉन्ड, आपने सुना होगा ये नाम कहीं, बाय द रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विथ ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड,
बेसिकली डबल बॉन्ड। ठीक, इसका कैसे होगा, जैसे कि C डबल बॉन्ड C है या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो क्या होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई इलेक्ट्रोफाइल आया। अच्छा, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आया तो C ऐसा ऐसा, आप समझ पा रहे होंगे, ऐसा ऐसा रहेगा, तो एक ही तरफ होगा। C ऐसा ऐसा रहेगा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, C ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ये गलती लिख दिया मैंने, तो H2 C डबल बॉन्ड CH2, कहाँ गलती हो रहा है, नहीं है। हाँ ठीक है, तो एक ही बॉन्ड होता है, मैंने पहले ही कार्बोकेटाइन का सोच लिया था, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा रहे C ऐसे ऐसे, आप समझ रहे होंगे अंदर बाहर वाला खेल, अब मैं उतना नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ डैश और वेज। तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर नीचे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, समझ रहे हो, ऐसे दे देगा, और यहाँ पे बन जाएगा H2C, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर वही ये डिपेंड करता है कहाँ पे आएगा, स्टेबिलिटी पे। तो अब यहाँ पे जो E है, ये क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो H प्लस हो सकता है, फिर आपका D प्लस होता है ड्यूटेरियम, फिर NO2 प्लस हो सकता है, और एट्सेट्रा। ये सब हम लोग वहाँ पे भी पढ़ेंगे। आप क्या बोलते हैं, कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कहीं तो पढ़ेंगे। फिर अगर मान लीजिए ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसका इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करा रहा है तो CH3 CH प्लस हो जाएगा, फिर CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, मतलब बेसिकली ऐसे देगा। ठीक, अच्छा एक और चीज़ हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे CH आ जाए, यहाँ पे CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए। अब हम लोग को पता लगाना है कि इस दोनों में से कौन सा बनेगा। तो ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 अल्फ़ा H है, यहाँ पे एक ही अल्फ़ा H है, तो ये आपका बनेगा और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर PDD। ठीक, अब एक और चीज़, जैसे ये तो हाइपर कंजुगेशन वाला बात हो गया। अब जैसे कि ऐसे है CH डबल बॉन्ड CH2, इसका इलेक्ट्रोफाइल से कर रिएक्शन, तो CH3 होगा, OCH, और यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको एक मस्त चीज़ दिख रहा होगा, और एक और क्या बन सकता है, CH3 OCH, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, और यहाँ CH2, यहाँ प्लस। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक अच्छा चीज़, यहाँ पे है लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, फिर यहाँ पे लोन पेयर चल जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीशन, तो आपका ये मेजर हो जाएगा। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम है, बट ऑक्टेट कंप्लीशन हम लोग प्रेफर करते हैं ओवर हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आ जाता है, एक सेकेंड, आगे बात आ जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, या फिर आपने कभी प्रोडक्ट बनाया होगा तो हो सकता है वो गलत बन जाए, क्योंकि आपने जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना होगा उसको अरेंज नहीं किया होगा। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, वो सिर्फ कार्बोकेटाइन में होता है। और कब होता है, अगर हर स्टेप में आपका, जैसे कि कार्बोकेटाइन बना, अब जो नेक्स्ट आप कार्बोकेटाइन बनाने जा रहे हैं रीअरेंज करके, उसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होता है कि रीअरेंजमेंट only occur if stability of carbocation increases on every step। हर स्टेप में बढ़ना चाहिए तभी होगा। अगर एक स्टेप में भी, अगर एक स्टेप है
यहाँ से प्लस गया यहाँ पे कुछ, और फिर यहाँ से प्लस गया यहाँ पे। अगर मान लो इसके बीच में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बट ये वाला स्टेबल इससे नहीं बन रहा है, तो ये पूरा नहीं होगा। ठीक ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है आपका रीअरेंजमेंट। पहला बात करते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट, एच शिफ्ट। ठीक, अब ये कैसे होता है? मान लीजिए ऐसे CH3 है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH2 प्लस है। अब क्या होगा? यहाँ पे बनेगा, एक चीज़ आप पढ़ेंगे बाद में, NCC, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, बट इसका केस नहीं है यहाँ पे, बट वैसे ही कुछ बनेगा आपका। तो CH3, CH3, यहाँ जो CH2, यहाँ पे जो एक CH है, पे CH2, यहाँ पे जो एक कहाँ गया, हाँ, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसका जो बॉन्ड ये वाला है, ये हल्का हल्का इसके तरफ शिफ्ट होगा, जिसका वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके तरफ जा रहा है, तो इस यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तो ये डेल्टा प्लस आ जाएगा। अब इस पे जो कड़क प्लस था वो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण हल्का हल्का कम हो रहा होगा, तो यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आ जाएगा। अब ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। अब क्या होगा? अब जहाँ से टूटना होगा वहाँ से टूट जाएगा, जहाँ पे स्टेबल प्रोडक्ट बनना होगा, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कितना अल्फा एच था, यहाँ पे 1 अल्फा एच था, यहाँ पे कितना, यहाँ पे CH3 में ऐड, यहाँ पे तीन नहीं सॉरी 9 अल्फा एच है। समझ रहे कितना स्टेबिलिटी बढ़िया। तो ये हो गया पहला आपका हाइड्रोजन शिफ्ट या एच शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है अल्काइल शिफ्ट। अब अल्काइल शिफ्ट क्या होता है ये भी देखते हैं। जैसे CH3 है, C है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3। अब हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक, यहाँ पे कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे होगा मिथाइल शिफ्ट। कैसे होगा? फिर वही है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन टाइप का बन जाएगा, फिर बॉन्ड टूटेगा। एंड प्रोडक्ट मैं लिख दे रहा हूँ CH3, CH3, CH2, और यहाँ पे पहले हाइड्रोजन आता था, अब क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आता है 0 अल्फा एच, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 8 अल्फा एच। दिख रहा है स्टेबिलिटी बढ़ा। तो अब एक और चीज़ होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा ना, जैसे कि ये वाला केस था आपका, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना। अब ये जहाँ पे ज़्यादा, कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जहाँ पे आपका ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, दिखाता हूँ कैसे। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इंडक्टिव से स्टेबलाइज्ड होता है, इंडक्टिव स्टेबलाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा मेथड कैसा आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है? फिनाइल शिफ्ट, पीएच शिफ्ट। आपका फिनाइल जो रिंग लगा रहेगा वो भी शिफ्ट कर सकता है। कैसे? तो जैसे पीएच है, ये आपका सी है, इधर पीएच है, ठीक, फिर यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए फिर से पीएच है, कैसा ऐसा बना देते हैं इसको, ठीक, इसको हटाइए, इसको ऐसे रखिए, और यहाँ पे CH2 प्लस है। अब क्या होगा? देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये चल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये चल जाएगा इस पे, क्या बन जाएगा? PH C PH, और यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये वाला जो जुड़ जाएगा इससे जाके जो यहाँ पे था ये वाला कार्बन, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपका इंटरमीडिएट। अब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा फिर, और PH C PH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसकी तरफ, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका PH आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको रेजोनेंस हो रहा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अच्छी बात है। अब बात आता है कि हम लोग क्या करें। एक और चीज़,
एक और चीज़ कि यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस जैसे इस केस में इंडक्टिव से स्टेबलाइज्ड था, ठीक, और इस केस में आपका है रेजोनेंस, आपको दिख रहा होगा यहाँ ऐसे जाएगा इधर जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो है ये होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड क्या होता है स्पेलिंग नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। अब होता है ऑर्डर। अब आपका क्या पॉसिबल है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, मिथाइड भी हो सकता है, तो क्या होगा? सबसे पहला आता है हाइड्राइड, छोटा साइज है आराम से हो जाएगा। फिर आता है आपका फिनाइल, ठीक, और उसके बाद आता है आपका मिथाइड शिफ्ट। ये आपका ऑर्डर हो गया कि कैसे आपका ये होगा, ठीक है। अब देखते हैं, वही चीज़ माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, कौन ज़्यादा माइग्रेट करेगा। एप्टीट्यूड पहला, सबसे पहला एच करेगा ज़्यादा, डी करेगा ज़्यादा, टी करेगा ज़्यादा। अच्छा, एक और चीज़ में इंपॉर्टेंट बात बस ये याद रखना है ना कि सी एच जो बॉन्ड होता है और सी डी जो बॉन्ड होता है और सी टी जो बॉन्ड होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी यहाँ होता है, ठीक ना। तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होता है, आप कह सकते हैं STRONG, स्ट्रॉन्ग ये होता है, फिर ये होता है। तो आसानी से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड इसका ज़्यादा होगा इससे, ठीक है। फिर दूसरा, अगर आपका फिनाइल रिंग में कुछ लगा रहे, ये फिनाइल रिंग है आपका, सॉरी आपका मैं बोलता हूँ अजीब लगता है, तो OCH3 लगा रहे हैं, ये फिर हो सकता है इसमें CH3 लगा रहे हैं, फिर हो सकता है इसमें कुछ ना लगा रहे, ये भी हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे कि NO2 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये आप देखिएगा आगे, NO2। तो अब इसमें कैसे होगा? अच्छा, एक और, इसको पी एनिसोल बोलते हैं, एनिसाइल एनिसोल, आप देख लीजिएगा, ऐसा ऐसा ऐसा। अब क्यों होगा ऐसा? जैसे कि यहाँ पे प्लस आता था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे बॉन्ड है यहाँ पे और ऐसे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे तो नॉर्मल, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, सिंपल रेजोनेंस। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे गया और यहाँ पे प्लस आया, तो ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यहाँ पे प्लस, ये और ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देगा, तो इसी कारण ये सबसे कम होगा, ठीक, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर ग्रुप लगा रहे तो उसका क्या होता है इसमें। जैसे ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसा ऐसा कैसा बनता है? ऐसा बनता है ना, सी सी और प्लस। तो अगर कोई भी इफ़ एनी एक्टिवेटिंग, मतलब एक्टिवेटिंग नहीं बोलेंगे, प्लस एम प्लस एच प्लस एम मेसोमेरिक प्लस एच हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई वाला ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक। तो अगर ग्रुप लगा रहे, ग्रुप इज प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन, एट पैरा पोजिशन of phenyl, then migrating aptitude जो होगा, aptitude is greater
देन फिनाइल, देन नॉर्मल फिनाइल। ठीक, नॉर्मली जो फिनाइल होगा उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि प्लस एम ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर अगर कोई भी इफ़ एनी माइनस एम, फिर माइनस आई ग्रुप प्रेजेंट हो, एट पैरा पोजिशन, देन उसका जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड विल बी लेस देन फिनाइल, विल बी लेस देन फिनाइल। ठीक है। एक और चीज़, अब आप देखेंगे जहाँ पे प्लस आ रहा है, अगर वहाँ पे प्लस की जगह पहले ही से कोई ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे ऐसे था, अगर यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हो जाए तब क्या होगा? तब फिर से आपका जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो घट जाएगा। ठीक, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक, अगर होगा तो आपका ये कम हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। और एक और चीज़, अगर इफ़ बोथ ऑर्थो पोजिशन इज सब्स्टिट्यूटेड, तब क्या होगा? द ग्रुप विल नॉट माइग्रेट। ठीक, तो किस केस में नहीं हो? जैसे ऐसा रहे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, और यहाँ पे भी, सॉरी अच्छा सर्कल नहीं बन पाया, यहाँ पे भी ग्रुप लगा रहे, यहाँ पे भी ग्रुप लगा रहे, तो इस केस में आपका नहीं होगा माइग्रेशन, इस केस में नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे आपका ये होगा, रीअरेंजमेंट होगा। जैसे पहला, जैसे सी है, CH3, फिर सी है, CH3, H है, CH3, फिर यहाँ पे सी है, H है, CH3 है, यहाँ पे H है, फिर यहाँ पे सी है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H। अब इसमें कंपेयर करना है। मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा है और ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब चीज़, ये सब जो आ रही है लगा हुआ है यहाँ पे, तो कौन सबसे ज़्यादा आपका माइग्रेट करेगा? तो मैंने वहाँ पे लिखाया था आपको कि कौन सबसे ज़्यादा माइग्रेट करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका रेजोनेंस स्टेबिलिटी पे। आई मीन रेजोनेंस नहीं, फिनाइल के केस में रेजोनेंस होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड होता है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा देगा, यहाँ पे दे रहा है 3 ठो, यहाँ पे दे रहा है खाली 2 ठो, यहाँ पे दे रहा है खाली 1, तो बड़ी सिंपल है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा, जहाँ पे प्लस आई ज़्यादा वहाँ पे माइग्रेटिंग, जी बोला मैंने, एप्टीट्यूड ज़्यादा। ठीक है, और देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। सिंपल CH3, क्या होगा? नहीं होगा, करते जाइएगा। CH3 CH2 प्लस होगा कि नहीं होगा? फोर्थ, CH3 CH3 प्लस, क्या यहाँ पे होगा? नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? बस आपको काउंट करना, अल्फ़ा H घट रहा है, बढ़ रहा है कि है ही नहीं। और मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, प्रोडक्ट तो सिंपल आप समझ जाएंगे कैसे बनेगा आगे प्रोडक्ट। ठीक है,
अल्फ़ा एच बढ़ रहा है कि घट रहा है, अल्फ़ा एच है कि नहीं है, या फिर क्या होगा। मिथाइल भी हो सकता है शिफ्ट हो, मतलब अल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस इसका होगा कि नहीं होगा। चलिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्लस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तरह से तो यहाँ तो नहीं होगा, दिख ही रहा है। फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अगर प्लस यहाँ गया तो सिंपली वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अल्फा एच, तो यहाँ भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे और कहीं जाएगा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा। अगर ये प्लस यहाँ पे जाता है तो पॉसिबल है, अच्छा बन जाएगा, तो यहाँ होगा। फिर यहाँ पे यहाँ जाता है तो भी पॉसिबल है, ये भी होगा। फिर ये यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट से जाता है तो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे भी होगा, ये तो सिंपल है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, ऐसे जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब कहीं नहीं जा सकता, तो यहाँ इसमें भी हुआ। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये इस तरफ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अल्फा एच, 1 2 3 4। और अगर ये यहाँ जाता है तब आपका कितना अल्फा एच आएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6। एक और चीज़ आप अब देख रहे होंगे कि एक तो यहाँ पे एच शिफ्ट आ रहा है और यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट आ रहा है। और एक और चीज़ है कि पहले एच शिफ्ट से आपका कितना बन रहा है, 1 2 3 4 4 अल्फा एच, और मिथाइल शिफ्ट से कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 और कितना 6 अल्फा एच। तो क्या होगा कि मोर देन 1 और 2 शिफ्टिंग फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन वी प्रीफर 1 2 शिफ्टिंग विच फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करवाएंगे। ठीक, ये इसका है, ये इसका है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसे। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे प्लस। अब शिफ्ट नहीं होगा कहीं पे कोई, क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं है कहीं आपका शिफ्ट होने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा 10-15 मिनट का, जहाँ पे मैं एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन क्या होता है कि कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ पेन की। अच्छा, मैं रिंग एक्सपेंशन भी एक अलग टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है और इसमें भी इम्पोर्टेंट है ये बात, कि इसी में बनाता हूँ। अच्छा, बता देता हूँ इसमें। जैसे कि ये ऐसे है और यहाँ पे प्लस है, अब क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके तरफ हल्का हल्का जाएगा। अब क्या होगा, देखिए आप, सॉरी, और ये वाला बॉन्ड हल्का हल्का टूटेगा, तो ये हल्का हल्का टूट रहा है और ये हल्का हल्का यहाँ से छूट के यहाँ पे बन रहा है। सॉरी, ये टूटेगा नहीं, माय बैड। ये वाला आपका बन रहा होगा और ये वाला आपका टूट रहा होगा। तो ये वाला आपका है जहाँ था, ये वाला बन रहा है, ये वाला ऑलरेडी था, ये वाला टूट रहा है, ये वाला बन रहा है। फिर से देखिए, यहाँ पे प्लस था, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना दे रहा है, तो यहाँ डेल्टा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट रहा है, तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, ये बना, बस दिखना चाहिए, हो गया। अब रिंग एक्सपैंड कर जाएगा, ये वाला फुल्ली बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड, और ऐसा रिंग बन जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। एक और चीज़ कि जो रिंग एक्सपेंशन होगा इज मोर फेवरेबल देन शिफ्टिंग। कहीं पे शिफ्ट का ऑप्शन हो और कहीं पे एक्सपेंशन का ऑप्शन हो, तो क्या करेंगे हम लोग रिंग एक्सपैंड कर देंगे। जैसे 5 मेंबर्ड के बाहर प्लस है, तो यहाँ आपको दिख रहा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। तो अब कहाँ कहाँ होगा वो बात करते हैं।
if positive charge is present on adjacent to 4 or 5 membered ring, इसी दो में होगा खाली, then ring expansion occurs, takes place. यूजुअली केमिस्ट्री यही खेल खेल लेता है यहाँ पे, यूजुअली। ठीक है, एक और चीज़ कि रिंग एक्सपेंशन जो होगा वो कैसा शिफ्टिंग होता है। तो जो रिंग एक्सपेंशन है वो होता है 1-to-1 शिफ्टिंग। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा। इसमें भी फिर अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो अब आ गया मेन चीज़, ये सब था, ये सब जो हम लोग पढ़े, ये सब क्या पढ़े, ये सब पढ़े कि कार्बोकेटायन क्या होता है और कैसे होता है। तो क्या पढ़े, कार्बोकेटायन, कार्बोनियम भी बोला जाता है। इसमें देखा गया कि क्या क्या होता है। फिर बात आ जाता है कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये रटने वाला बात है, आपको रटना पड़ेगा इसको। फिर कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, फिर कैसे कैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। ये तो सिंपल, आप समझ जाइए कि लिविंग ग्रुप रहेगा तो लिविंग ग्रुप निकल के बनेगा। फिर अल्कोहल से बन सकता है, एनिलीन से बन सकता है। फिर पढ़े हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड, देखते जाइए आप, दिमाग में आप रिवीजन करते जाइए, समझ रहे हैं क्या क्या पढ़े कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर स्टेबिलिटी के बाद कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट, कार्बोकेटायन बनेगा कैसे बनेगा। तो लिविंग ग्रुप से बनेगा, अल्कोहल से बन सकता है, एनिलीन से बन सकता है, और ओलिफिनिक बॉन्ड से बन सकता है। ठीक है, अब बात आ जाता है रीअरेंजमेंट तो आप समझ गए। फिर अब बात आ जाता है रिंग एक्सपेंशन भी समझ गए। ठीक है, अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या क्या होता है कार्बोकेटायन में। तो पहला चीज़ है वो है कॉम्बिनेशन, आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है कार्बोकेटायन में। ठीक, फिर आता है एलिमिनेशन, आपको एलिमिनेशन कर सकते हैं आप कार्बोकेटायन में। मतलब मैं गलत बोल दिया, मतलब आप किसी रिएक्टेंट में कॉम्बिनेशन हो के, मतलब सही बात है, मतलब एक ही चीज़ है कि एलिमिनेशन और, मतलब आपका कॉम्बिनेशन हो के प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली। कोई कार्बोकेटायन है, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बना, एलिमिनेशन रिएक्शन हो, प्रोडक्ट बना। अब बात करते हैं रिएक्शंस की। तो बहुत सारी रिएक्शन टाइप की होती है, जैसे E1 होता है, E2 होता है, E1CB होता है, ये EI होता है। तो वो सब बात का टॉपिक है, हम लोग को कार्बोकेटायन में बस पढ़ना है E1, जो कि E1 में बेसिकली आपका फॉर्म होता है कार्बोकेटायन, और सिमिलरली SN1 में भी आपका फॉर्म होता है कार्बोकेटायन। ठीक है, E1 में आपको समझ में आ रहा होगा, E का मतलब एलिमिनेशन होता है। SN में आपका आई थिंक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या SN1 का कुछ फुल फॉर्म था, SN, अच्छा आप देख लीजिएगा SN1। ठीक, अब E1 में आपका हो जाता है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बहुत को ये सब टॉपिक छोड़ के जाता है, बट हल्का सा कहीं क्वेश्चन आ गया, हल्का सा पूछ दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा आगे कैसे प्रोसीड करें। तो पहला टॉपिक है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। फिर आता है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट नहीं, सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन। फिर SN1 में आ जाता है हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन। फिर ये सब में बहुत सारे रिएक्शन होता है, जैसे कि मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, वो सब बात का टॉपिक है, बट यहाँ पे बेसिकली इतना पढ़ना है आपको। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए कि कोई कार्बोकेटायन है, जैसे CH3 प्लस। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक और चीज़, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो कैसे रिएक्शन बनेगा, मतलब कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जैसे H है, C है, अंदर CH3 है, यहाँ बाहर CH3 है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है।
तो अब ये इस पर अटैक कर सकता है, इधर से अटैक कर सकता है, उधर ही मैंने बताया था। बट यहाँ पे बात देखने वाली बात ये है कि ये कायरल नहीं है, तो यहाँ पे कहीं से भी अटैक करे प्रोडक्ट एक ही बनना है। तो जैसे ऐसे बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 और CH3, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका डिफरेंट हो जाएगा तो आप समझ रहे, मैं लिख नहीं रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, अगर आप स्टीरियोमर से सब पढ़े होंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या हुआ है। ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे प्लस है वैकेंट ऑर्बिटल, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अगर इधर से अटैक किया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा और ऐसा, देख रहे हैं। और अगर नीचे से अटैक किया तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा और ऐसा। NU, क्या आपको इसमें कुछ दिख रहा है? ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। क्या आपको दिख रहा है कि ये डायस्टीरियोमर है? डायस्टीरियोमर क्या होता था कि जहाँ पे बस एक सारा का कन्फिगरेशन चेंज नहीं हो, जैसे यहाँ पे इसका चेंज नहीं हुआ है कन्फिगरेशन, तो ये क्या हो गया, आपका डायस्टीरियोमर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन CH, अच्छा ये तो ब्लैंक पेज है। फिर इसके बाद टॉपिक आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए CH3 है, CH प्लस है, CH3 है। अब इसमें रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे हम लोग। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं एक वीक बेस या फिर हीट, जैसे कि H2PO4 माइनस O माइनस SO3H। ये वहाँ पे आपको लिविंग ग्रुप में पढ़ाया था मैंने, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाया नहीं था, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और H इस टाइप का। तो या फिर क्या ले सकते हैं, या फिर वेरी वीक बेस, वेरी वीक बेस, या फिर क्या ले सकते हैं, या फिर हीट ले सकते हैं। अगर ये सब लेंगे ना हम लोग तो यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब एक और चीज़ होता है इसमें कि बनता कैसे है, और इसमें भी फिर आपका सिस ट्रांस वाला केस आ जाता है कि सिस ट्रांस बनेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि CH3 है, CH है, CH2 है, CH3 है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। वही है, यहाँ पे वीक बेस है या फिर हीट लिया हुआ है एलिमिनेशन के लिए। तो इसका आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा। मान बाहर है CH3, इसमें भी बाहर है CH3, और इधर अंदर है H, इधर अंदर है H, और इसके प्लेन में है H, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, आपको दिख रहा है इसे सिस बनना चाहिए, इसे सिस टाइप का बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप नीचे से देखिए, अगर इसको इधर से देखिएगा अगर आप, आपको दिखेगा कि ये सिस बन रहा है, CH3 यहाँ H, यहाँ H, ये बन सकता है। फिर अगर मान लीजिए अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, फिर ऐसा गया था बॉन्ड यहाँ पे, ठीक। अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, इधर CH3 और इधर आ गया आपका H, और इधर चल गया CH3, और इधर अंदर चला गया आपका H, और इस प्लेन में था H। अगर अब ये वाला बॉन्ड इसमें जाएगा तो आप देख रहे हैं क्या बनेगा, सिस बनेगा, आपको दिख रहा होगा CH3, ये वाला में अंदर चल जाएगा CH3, नीचे से फिर से आप देख रहे हैं यहाँ से CH3H, CH3H, दिखा सिस,
ट्रांस, तो वहाँ पे क्या बन रहा था, एनैंशियोमर ये सब बन रहा था, यहाँ पे क्या बन रहा है, सिस ट्रांस बन रहा है। ठीक, चलिए अब आगे जाते हैं। ईवन, आपको बताया मैंने ईवन होता है, फिर ईवन में आता है आपका पिनाकोलोन, सेमी पिनाकोलोन। तो ईवन कैसे बनता है, ईवन होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो ईवन होता है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका पहला एकदम बेसिक सा एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये OH है, चलो स्ट्रक्चर अजीब थोड़ा हो गया, ऐसा है OH। ठीक, फिर से रिएजेंट क्या चाहिए हम लोग को एलिमिनेशन के लिए, पहले बता चुका हूँ, वीक एसिड रहे या फिर हीट रहे। एक और चीज़, या तो कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसनट्रेटेड H3BO4। अगर ये भी रहे ना तो भी हो जाता है एलिमिनेशन, ठीक ना, ये भी रहे तो भी हो जाता है एलिमिनेशन। तो बनेगा क्या ये आपके, आप समझते हैं कि प्रोसीड कैसे होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, क्या था, अल्कोहल था, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे H, क्या होगा H+ है। जैसे वहाँ पे रिएक्शन हुआ था मैंने बताया था कि कैसे एक कार्बोकेटायन बनता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर O, इधर H, इधर H, यहाँ पे प्लस आ जाएगा नॉर्मल। अब क्या होगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा, आपको दिख रहा है, यहाँ पे बन जाएगा प्लस। सिंस हम लोग ने हीट दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS। RDS क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कहाँ यूज़ आता है अभी बताता हूँ। ठीक, चलिए अब कुछ कुछ इसका पॉइंट समझते हैं। तो ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, RNX ना, मैं RNX लिखूँगा आपसे, मतलब ऑनवर्ड। अब ये होता है आपका एंडोथर्मिक, क्या दे रहे हैं हम लोग, हीट दे रहे हैं इसमें, हीट क्या दे रहे हैं, हीट हम लोग रिएक्शन को दे रहे हैं, तो क्या एंडोथर्मिक है। फिर देखिए ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आपको दिख रहा है एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा है। चलिए आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है, और वही जो स्टेप है वही आपका क्या है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS मतलब क्या होता है कि अगर कार्बोकेटायन बढ़िया बन रहा होगा तो वो ज़्यादा फास्ट होगा, समझ जाएंगे आप। चलिए फिर बात करते हैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। अब ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS। अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा होगा तो जल्दी जल्दी होगा, कम स्टेबल बन रहा होगा तो धीरे धीरे होगा। अब हम लोग इसका समझते हैं कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक कांस्टेंट, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था आपका, एक बार मैं स्टेप लिख देता हूँ, आपको क्लियरली दिखेगा। ऐसा था OH, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इसमें H+ ले रहे थे, तो यहाँ पे OH H+ आ जा रहा था, फिर इसमें ये RDS था और यहाँ से प्लस बन रहा था, फिर हीट देके ये बन रहा था। तो मान लीजिए ये वाला स्टेप आपका हो गया ये। ठीक, और एक और चीज़ मैंने आपको शायद बताया था
कि ये आपका होता है एक रिवर्सिबल स्टेप। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं इसके लिए। तो ये वाला जो OH2 प्लस है ये क्या हो जाएगा, इक्वल के इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट क्या है H प्लस, और एक और रिएक्टेंट क्या है OH। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दें इसको यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कि इक्विवेलेंट इंटू H प्लस का पावर 1 और OH का पावर 1। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ से? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा एक और चीज़, K प्लस कंसनट्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा होगा इसका, तो K प्लस हट जाना चाहिए, सॉरी K प्लस बोल रहा हूँ, H प्लस हट जाना चाहिए, इसका कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। और फिर खाली बच जाएगा आपका ये OH, और ये हो जाएगा आपका ऑर्डर 1, इसका 1 है पावर, दिखा आपको, ये हो गया ऑर्डर 1। ठीक है, चलिए बात करते हैं और कुछ। हीट फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। कहीं भी अगर हीट दिया रहे तो एलिमिनेशन का पॉसिबल, देखिए एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या, FAVOURS एलिमिनेशन। ठीक है, और एक और चीज़ जो वहाँ मैंने बोला कि जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है और कंसनट्रेटेड H3PO4 है, डजंट रिक्वायर हीट। अगर वो रिएजेंट की तरह दिया हुआ है तो डजंट रिक्वायर हीट फॉर एलिमिनेशन। चलिए हो गया, समझ गए बात। तो यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट बात था। फिर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, आप उसमें समझ जाइएगा पूरा क्या होता है। बट आप एक और चीज़ में इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं कि आपका 2 प्रोडक्ट बन सकता है। अगर ऐसा मान लीजिए कुछ है, यहाँ पे आपका प्लस है, इससे 2 प्रोडक्ट बन सकता है। हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। सॉरी यहाँ नहीं, माय बैड, जैसे कि ऐसे है, यहाँ प्लस है, यहाँ से 2 प्रोडक्ट बन सकता है। आपको दिख रहा है ऐसा बन सकता है। अच्छा नहीं, पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। ठीक है, ये ठीक है। अब इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकता है, या तो ऐसा, क्या बना दिया, या तो ऐसा और या तो ऐसा। इसको बोलते हैं हम लोग सेट ज़ेफ PDT। इसको बोलते हैं हॉफमैन PDT। ठीक, जनरली सेट ज़ेफ ज़्यादा स्टेबल होता है हॉफमैन से। आप देख सकते हैं अल्फा एच काउंट करके यहाँ पे और यहाँ पे। बट कोई कोई केस होता है जहाँ पे आपका हॉफमैन भी ज़्यादा स्टेबल होता है, वो सब आगे की बातें। वहाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर हाई प्लस आई ग्रुप रहता है तो वहाँ पे आपका हॉफमैन मेजर बनता है। बट इतना समझ सकते हैं कि सेट ज़ेफ जनरली मेजर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। इसको बोलते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो रिएक्शन आपको बता रहा था मैं, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है, चलिए बात करते हैं। OH इसको बोला जाता है विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल। ठीक, और इसको बोला जाता है पिनाकोल, पिनाकोल नाम में समझ रहा होगा पिनाकोल। तो ये पिनाकोल होता है। अगर इसमें हम लोग H प्लस ले लिए, या हीट के साथ H प्लस लेना होता है, ठीक, या फिर H2SO4 ले लिए,
डाइल्यूट, या फिर H2SO4 कंसनट्रेटेड, कुछ भी ले लो, H2SO4 कंसनट्रेटेड, फिर ये सब रटने वाली बात होगी। तो क्या होता है समझिए, यहाँ पे H+ आके लग जाएगा, यहाँ पे OH2+ बन जाएगा, ये निकल जाएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये बन जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, ठीक। अब क्या होगा यहाँ पे, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए पहले कैसे आपको बताया था मैंने, रिएक्शन प्रोसीड होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रिएक्टेंट से कार्बोकेटाइन बना, फिर रीअरेंजमेंट होगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबल केस है? हाँ, यहाँ से अगर मिथाइल उठ के यहाँ पे आता है तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और सॉरी ऐसा 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 दिख रहा है आपको यहाँ पे OH और EH, यहाँ पे क्या हुआ है, मिथाइल शिफ्ट, ठीक। अब क्या होगा, आप देख रहे हो ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा, और क्या होगा बस देखते जाइए क्या क्या होते जाता है। यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्लस, अब ये इस तरफ चला जाएगा और यहाँ से H- निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा -H+, ठीक। अब क्या बन गया ये, यही तो है रिएक्शन का नाम, यही तो है, इसको कहते हैं पिनाकोलोन, पिनाकोलोन, दिखा, पिनाकोलोन कैसे हुआ, रीअरेंज होके आया, ठीक। तो अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, सिंपल सी बात है। अच्छा एक और चीज़, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो RDS होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, कोई चीज़ से अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे H+ हम लोग रिएजेंट में ले रहे हैं और एंड वाले स्टेप में H+ निकल जा रहा है, तो क्या हुआ, H+ आपका कैसा काम करेगा, H+ एक्ट एज कैटलिस्ट, देखा कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है बट उसको फास्ट करता है। तो रिएक्शन क्या हुआ, H+ लिए और निकल गया। अब बात आ जाता है स्टीरियो केमिस्ट्री का। अब मान लीजिए कोई ऐसा कार्बोकेटाइन बना, ऐसा था, मान लीजिए OH है, जैसे इसी का बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसा रहा और यहाँ पे ऐसा रहा, दोनों तरफ मिथाइल था, और यहाँ पे क्या था, इधर था आपका मिथाइल और इधर था आपका OH, मतलब जब रिएक्शन इससे रिएक्ट नहीं किया था H+ और हीट से, ठीक। अब क्या होता है ना, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रिएक्शन ऐड हो गया है, ठीक ना, OH2+ आ गया है। अब होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अच्छी बात है देखने वाली, कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, आप पढ़े होंगे MOT में कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनता है, जिसका भी बॉन्डिंग होता है उसको एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, तो उसके अपोजिट प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे OH का है तो OH का जो एंटी बॉन्डिंग आपको पता होगा, ऐसा कुछ बनता है ऑर्बिटल, ऐसा बनता है, आपको देखे होंगे। तो ये जो बना यहाँ पे, इसका एंटी बॉन्डिंग ये प्रेजेंट है, तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इसमें घुस जाता है और इसको यहाँ से निकाल देता है, ठीक। अब यही चीज़ जो ये आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है। देख क्या हुआ इसमें, रीअरेंजमेंट दैट अकर्स ड्यू टू shifting of group and removal of living group निकला, मिथाइल शिफ्ट हुआ और लिविंग ग्रुप निकल गया। अब ये क्या होता है, ये होता है साइमल्टेनियसली, बोथ अकर
साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है, ठीक ना। एंड इन एंटी मार्कोनिकॉफ मैनर, सॉरी एंटी मार्कोनिकॉफ बोल रहा हूँ, एंटी पेरिप्लेनर दिमाग में क्या क्या घूमते रहता है, एंटी पेरिप्लेनर मैनर। जो इसके एंटी वाले प्लेन में था, OH कहाँ बाहर है, बाहर के एंटी में क्या है, मतलब बाहर के जस्ट OH के जस्ट पीछे मिथाइल आया, इसका एंटी बॉन्डिंग में और ये निकल गया, तो इसके जस्ट पीछे जो होगा, ठीक, उससे निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक अच्छा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है ये HCH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे HOH PH, फिर वही है H+ ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं, क्या बनेगा खुद आप सोचिए। हल्का हल्का आगे बढ़ते जाइए, क्या क्या बनना चाहिए। सबसे पहले H पे OH पे आके आपका H लग जाएगा, OH2 बन जाएगा प्लस OH2+। अब देखिए कहाँ बनना चाहिए, हम लोग को OH2+ बना के निकालना है और वहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाना है। तो कहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, यहाँ पे कि यहाँ पे, खुद सोचिए आप। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे pH से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से होगा। तो बेटर क्या प्रेफर करेंगे हम लोग, pH से करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन से करेंगे, तो pH से, क्योंकि रेजोनेंस बेटर होता है हाइपर कंजुगेशन से। तो कहाँ पे आके H जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, फिर यहाँ पे बन जाएगा OH2 और ये निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर यहाँ से माइग्रेट करेगा आपका हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करेगा क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर हाइड्रोजन यहाँ पे चल जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और फिर ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट करके H निकाल देगा। आपको दिख रहा है, बनाने का ज़रूरत ही नहीं, आपको बस दिखते जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे CH3, क्या बनेगा यहाँ पे PH H, और क्या बन जाएगा H, क्या बन जाएगा O, समझे। ये सब तो इजी है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आता है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन, होता क्या है। जैसे उस केस में विसिनल डाइऑल था, यहाँ पे विसिनल डाइऑल नहीं होता है, यहाँ पे होता है कुछ और, जो कि ये चीज़ है, ठीक ना, ये चीज़ है। इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं AgNO3 से, देखते जाइएगा क्या होगा, कितना कुछ टॉपिक आपका इंक्लूड होता है, देखते जाइए। अब क्या होगा, सॉरी Ag यहाँ नहीं रहेगा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, सॉरी ये मेरा दिक्कत है, ये OH यहाँ I, ये चीज़ रहता है, ठीक। अब इसका रिएक्शन कराते हैं AgNO3 से। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ये सब पढ़े होंगे, क्या नाम है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, तो आपको पता होगा कि AgI आपका PPT बना लेता है। तो Ag यहाँ से I को निकाल लेगा और यहाँ पे आपका बना देगा कार्बोकेटाइन, सिंपल। फिर ये आपको दिख रहा होगा मिथाइल शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीशन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, तो फिर आपको दिख रहा होगा सिंपली यहाँ पे पिनाकोल बन जाएगा। दिखा, यही बात है, ठीक है, सिंपल है। और एग्जांपल देखिए इसका, मतलब बेसिकली सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन में यहाँ पे आपका OH नहीं होगा, OH की जगह कुछ और होगा, जरूरी नहीं है I भी हो, I के अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, OH रहे, यहाँ पे NH2 है। अब NH2 से आप खुद क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आप सोचिए अगर इससे ऐसा बना है, आपको यहाँ से निकालना है ये चीज़, तो NH2 के केस में क्या लेना चाहिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि अमाइन से आप कैसे बनाते हैं, एक अमाइन से आप कैसे कार्बोकेटाइन बनाते हैं, याद आ रहा है आपको। हम लोग H से नहीं ले पाते थे क्योंकि स्टिल एक स्ट्रॉन्गर बेस होता था, तो याद आया आपको, HNO2 लेते थे, याद आया। HCl के प्रेजेंस में, सॉरी HCl के प्रेजेंस में नहीं, क्या लेते थे, HNO2 लेते थे बस, और या फिर NaNO2 लेते थे HCl के प्रेजेंस में, याद आया, N2 बनता था। यही तो अच्छा बात है, कहीं भी कुछ भी लग जाएगा और आपका बन जाएगा। अभी इधर ये लिविंग ग्रुप है, सुपर लिविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा, फिर बन जाएगा, फिर पिनाकोल पिनाकोलोन
पिनाकोलोन मिल जाएगा एंड में। दिखा कितनी अच्छी बात है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही सा बाकी है और बस उसके बाद ख़त्म। अब बात आता है SN1। SN1 क्या होता है, इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, क्या होता है देखते हैं। इसमें भी बनता है आपको कार्बोकेटायन। क्यों पढ़ रहा है आपको समझ ही आ रहा होगा, क्योंकि इसमें भी कार्बोकेटायन बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। एक लिविंग ग्रुप है Br। अब आपका H+ या फिर हीट ये सब नहीं लिया हम लोग, यहाँ पे लिए हैं पानी, पोलर सॉल्वेंट। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बन जाएगा ये। आप सोच रहे होंगे ये कैसे बन गया, Br हट के OH लग जाना चाहिए था। फिर मैकेनिज्म पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे E1 का मैकेनिज्म पढ़े थे, सिंपल उसी तरह हम लोग इसका भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और बहुत इजी, आप समझ जाइएगा खुद। मैकेनिज्म, चलिए मैकेनिज्म कैसे होगा, ऐसा है सिंपल। Br लगा हुआ है, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, एक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। अब होगा यहाँ पे क्या ना कि ये Br- निकल जाएगा। पोलर H2 एक पोलर सॉल्वेंट है, इसमें Br- निकल जाएगा और यही RDS स्टेप होगा और इसका ऑर्डर 1 होगा। यहाँ से Br- निकल के एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। आपको दिख रहा है अब इसमें क्या होना चाहिए, रीअरेंजमेंट होना चाहिए। रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब पानी में प्रेजेंट क्या था, मतलब सॉरी सॉल्वेंट में प्रेजेंट क्या था, वाटर। अब देखिए क्या होता है, Br- प्रेजेंट है और H2O प्रेजेंट है। क्या क्या चीज़ अटैक करना चाहिए, आपको क्या लगता है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, बट क्वांटिटी किसका ज़्यादा है, क्वांटिटी तो इसका ज़्यादा है ना। तो ये रिएक्ट करेगा आपका, ये अटैक करेगा इवन, और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH2+। फिर सिंपल है, इसके बाद तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। सिंपल, दिखा कैसे हुआ रिएक्शन प्रोसीड। चलिए और इसमें अब आगे बात करते हैं क्या क्या होता है। तो इसमें भी जो फॉर्मेशन होगा ऑफ कार्बोकेटायन वो आपका क्या हो जाएगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन कैन टेक प्लेस। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन RNX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, आप खुद सोचिए। कार्बोकेटायंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन RDS में जो बना उसकी स्टेबिलिटी को डिपेंड करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आता है। क्या इम्पॉर्टेंट बात आता है कि स्टार्टिंग स्टेप ऑफ SN1 एंड E1 आर कॉमन। दिखा, दोनों में कार्बोकेटायन बन रहा है, बट डिफरेंस क्या है, बट लो टेम्परेचर क्या प्रेफर करता है, खुद सोचिए आप, खुद सोचिए। E1 में आपका हीट लगता था, SN1 में हीट नहीं लगता है, तो लो टेम्परेचर फेवर करेगा SN1 एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स E1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब SN1 में बहुत सारा है रिएक्शन, बट मेजरली जो इम्पोर्टेंट है जिससे आप समझ जाएगा कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन।
हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है देखते हैं। पहला देखिए क्या होता है, क्या हो रहा है, देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई एल्कीन है, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HCl। HCl कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है मान लीजिए, क्या होगा। अब सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट, H+Cl-। याद आया, फिर से याद कीजिए क्या पढ़ाए थे। ये किसकी तरह आपको दिख रहा है, ये ओलेफिनिक बॉन्ड की तरह दिख रहा है। ओलेफिनिक बॉन्ड से भी क्या बनता था, कार्बोकेटायन। दिखा, तो फिर ये इसको दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, Cl-। कंसनट्रेटेड है, H2O है, बट H2O का कंसनट्रेशन क्या है, लो कंसनट्रेशन। तो अब H2O है और Cl- है, जिसका कंसनट्रेशन ज़्यादा वो अटैक करेगा, Cl- अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल है, Cl। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आता है मार्कोनिकॉव रूल, जहाँ पे मैंने वहाँ बोल दिया था मार्कोनिकॉव रूल। क्या होता है मार्कोनिकॉव रूल, ये बहुत बेकार रूल है, ठीक है। हर कोई इसको कंफ्यूज कर देगा, आपको टीचर भी पढ़ाएगा तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि क्या होता है ये। समझते हैं बात क्या होता है। स्टेटमेंट बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, व्हेन HX is reacted with alkene olefinic bond, then H plus attack to the double bonded carbon where H is more। कितना कंफ्यूजिंग है देखिए, where H is more। ये सब भूल जाइए, ये सब खाली स्टेटमेंट का वाला बात है। अब समझिए ये कि अगर ऐसा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और HCl है, तो ओलेफिनिक बॉन्ड पे अटैक कौन कर रहा है, H+। तो सबसे पहले बनना क्या चाहिए, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे मैंने बताया था कार्बोकेटायन वहाँ बनेगा जहाँ पे ज़्यादा अल्फा H है, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे प्लस जाएगा जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए। सिंपल सी बात है। फिर एक और बेकार सा रूल आ जाता है एंटी मार्कोनिकॉव, इसमें मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बस। एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये भी बेकार है, ये भी सब कंफ्यूज करता है, ये जस्ट इसका अपोजिट है, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉव रूल। अब इसमें क्या होता है, तो अब सोचिएगा कि अब उसमें इसमें जहाँ पे ज़्यादा अच्छा वहाँ पे जा रहा था, तो बट इसमें उल्टा क्यों हो जा रहा है। तो इसमें बात होता है H2O2 यूज़ होता है, या फिर पेरोक्साइड लिंकेज। कहीं पे अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगा ना, तो वहाँ पे आपका एंटी मार्कोनिकॉव यूज़ होगा। इसमें बस याद रखिएगा कि मार्कोनिकॉव में अटैक करता है H+, बनता है कार्बोकेटायन, मतलब कार्बोकेटायन पे अटैक करता है, मतलब ये सब तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ओलेफिनिक बॉन्ड अटैक करता है इस पे H+ पे। और एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता है, ओलेफिनिक बॉन्ड है ना, इस पे Br डॉट अटैक होगा, ठीक ना, Br डॉट अटैक होगा। अब Br आके कहाँ जुड़ेगा, कि जैसे इस केस में देखिए, जैसे ये वाला केस है, ठीक ना, अब यहाँ पे Br डॉट आके अटैक करेगा, तो कहाँ अटैक करके ज़्यादा स्टेबल हो, कहाँ, यहाँ पे आके अटैक करेगा ना, यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन लगेगा, यहाँ भी Br- आएगा, ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा। सिंपल बात है, याद रखिए बस इतना कि मार्कोनिकॉव में H+ अटैक करेगा और एंटी मार्कोनिकॉव में H+ अटैक नहीं करेगा, H+ आके जुड़ेगा और आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉव में आपका Br आके जुड़ेगा, Br डॉट आके जुड़ेगा और आपका बनेगा फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। बस बात इतना है। चलिए बात करते हैं एक और आखिरी चीज़ की, जैसे कि अभी मैंने बात किया
HCl कंसनट्रेटेड है। क्या होगा अगर हमने HCl का कंसनट्रेशन लो रखा, HCl डाइल्यूट है, क्या होगा उस केस में? इस केस को तो समझ गए, आपका यहाँ पे Cl लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे Cl लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा, फिर यहाँ पे बात समझिए, Cl माइनस भी है और H2O भी है। किसका ज़्यादा अमाउंट है? H2O का, तो यहाँ पे H2O आके जुड़ेगा। लोग कंफ्यूज रहता है कि डाइल्यूट में क्या होगा, कंसनट्रेटेड में क्या होगा। तो डाइल्यूट में OH जुड़ेगा और कंसनट्रेटेड में Cl माइनस जुड़ेगा, समझे? ठीक है, तो बस इतना बात था। तो समझिए क्या क्या पढ़ाई हुआ, सिंपल है, बस रिवीजन है, रिवीजन इज द किंग, समझिए आप बात को। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन में क्या पढ़े, थोड़ा बहुत बात हुआ कार्बोकेटाइन का। फिर स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेबिलिटी आपको बाद में आप पढ़िए उड़िएगा, क्या बोलते हैं, तो आपको काम आता है यहाँ पे कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा ये सब में। फिर बात आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सिंपल है, याद रखिए, दिमाग में रखिए, लिविंग ग्रुप निकल के बन सकता है, फिर अल्कोहल से बन सकता है, अमाइन से एनिलीन से क्या बोलते हैं, अमाइन से बन सकता है। अमाइन से कैसे बन सकता है? HNO2 रहे या फिर NaNO2 रहे HCl के प्रेजेंस में, और इसको क्या बोलते हैं? टिल्डन रिएजेंट। दिमाग में रखिए इसको। आप ये वीडियो देख लीजिए, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, हल्का सा नोट्स बना लीजिए। अब ये भी नहीं कि आप पूरा नोट्स बनाए जा रहे हैं, सिंपल बस टॉपिक लिखते जाइए। जैसे ये सब मैंने टॉपिक लिख दिया है ना, जैसे ये टॉपिक मैंने लिख दिया है, अब इसमें देखिए, अब बस पूरा मत लिखिए, इतना नोट्स नहीं लिखा जाता है। कार्बोकेटाइन पढ़ाया मैंने, शॉर्ट नोट्स का बात कर रहा हूँ मैं, तो कार्बोकेटाइन में क्या क्या पढ़ाया मैंने, क्या क्या पढ़ाया मैंने कार्बोकेटाइन में? स्टेबिलिटी पढ़ाया, फॉर्मेशन पढ़ाया, ओलिफिनिक बॉन्ड पढ़ाया, रीअरेंजमेंट पढ़ाया। ये छोटा छोटा टॉपिक लिखिए, उतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं होता कि पूरा आप शॉर्ट नोट्स में बनाए जा रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट पढ़ा हमने। फिर इसमें समझा कि कैसे कैसे शिफ्ट होता है, मैग्नेटिक एप्टीट्यूड क्या होता है। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन किया हमने। फिर बात आता है रिंग एक्सपेंशन का। मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला हो गया कॉम्बिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब। तो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के बाद एलिमिनेशन होता है। फिर बात आता है इवन का। इवन में क्या होता है? सिंपल दिमाग में रखिए कि इवन में आपका कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन कैसे कैसे बन सकता है? H+ के साथ हीट लो, या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 लो, या फिर कंसनट्रेटेड H3PO4 लो, फिर ऐसा रिएक्शन होगा। हॉफमैन और सिट्जेफ प्रोडक्ट बनता है, सिंपल है। फिर पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट लीजिए, विसनल डाइऑल रहेगा, विसनल डाइऑल लीजिए, उसके साथ फिर हम लोग एलिमिनेशन कराना है। फिर उसको रिएजेंट दिमाग में याद आई, H+ हीट लीजिएगा, तो पिनाकोल से पिनाकोलोन बन जाएगा। फिर सेमी पिनाकोल पिनाकोल नहीं रहेगा, एक OH की जगह कोई और चीज़ रहेगा, जिसको हटा के हम लोग वहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनाएंगे। जैसे I के केस में AgNO3 रहेगा, AgI बन के निकलेगा। फिर NH2 के केस में HNO2 रहेगा, फिर NOCl लेंगे, टिल्डन रिएजेंट, तो यहाँ पे N2 बन के निकल जाएगा, सिंपल। फिर उसके बाद आ जाता है SN1। SN में क्या होगा? SN1 में भी क्या होता है? रीअरेंजमेंट होगा, सॉरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। फिर SN1 का क्या रिएक्शन होता है? हाइड्रो हेलोजिनेशन। फिर इसमें मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल बताया। क्या होता है आप खुद ही समझ जाइए। मार्कोनिकॉव रूल सिंपल याद रखिए, ओलिफिनिक बॉन्ड पे H+ अटैक करेगा और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटायन। फिर उतना दिमाग मत लगाइएगा कि कहाँ बनेगा, जहाँ पे प्लस कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा वो हो गया मार्कोनिकॉव। अब एंटी मार्कोनिकॉव क्या होगा? पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ रहेगा और वहाँ पे Br डॉट अटैक करेगा, तो फिर बनना आपका फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल भी उसी तरह बनेगा जैसे कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो पहला जैसे कार्बोकेटाइन की तरह बनेगा। सिंपल याद रखिए, मार्कोनिकॉव रूल में H+ आगे जुड़ेगा और एंटी मार्कोनिकॉव में Br- आगे जुड़ेगा, Br डॉट आगे जुड़ेगा, सिंपल है। फिर आपका ये हो गया कि अगर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट है तो कैसे बनेगा। तो ये सब हो गया, सिंपल सा बात था। आप बस एक बार देख लीजिए इसको, ये देख लीजिए, कॉम्बिनेशन है, एलिमिनेशन है, और फिर रिएक्शन में इवन है। इवन के अंदर 2 टॉपिक आ जाता है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। फिर आता है SN1 में क्या होता है? हाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन। फिर ये तो बस हो गया, इतना ही बात था। तो ये पहला पार्ट था। वीडियो ज़्यादा ही लंबा खींचिए, ऑलमोस्ट 2 घंटा का हो गया, बट समझिए आप एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब
अब नेक्स्ट टॉपिक में, बट उससे पहले मैं वीडियो बना दूंगा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि बेकार है, आप वो एडवांस तक का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो कार्बोकेटायन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप समझिए अब आएगा कार्ब एनायन का आपका वीडियो, ठीक। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा जहाँ पे आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको कि आप जाके फिर से कहीं और वीडियो देखिए। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार एनसीईआरटी को बस, आपको पूरा डीप इन डेप्थ भी नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से बस देख लीजिए। कहीं आपको ये लगता है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर से छूट गया है, यहाँ पे कुछ आना चाहिए था, यहाँ पे कुछ आना चाहिए था, तो वो उसको आप नोट कर लीजिए या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए कि आप एक बार एनसीईआरटी पलटिए तो एक बार उस पॉइंट को देख लीजिए। और नोट्स तो आपके पास है, आप ये सब जो लिख रहे होंगे या फिर आप टॉपिक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपका मिसिंग है और कहाँ कहाँ पे आपको फिर से एनसीईआरटी से हल्का सा है, पूरा कुछ मिसिंग भी नहीं रहेगा, हल्का सा बस, ठीक है। तो आई होप you enjoyed this video and hope to see you next.